Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about accommodation charges in Poland. So simply we are talking about cost of living in Poland. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अगर आप पोलैंड चले जाते हैं तो वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, आपको मंथली में कितना चार्ज होगा, आप किस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊंगा अगर आप स्किल्ड वीज़ा पे जाते हैं तो उसका पे रेट क्या होगा, उसमें आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या आता है, और आप अगर ब्लू कलर जॉब में जाते हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या आता है। मैं आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे प्रोसेस फॉलो होता है, जैसे अगर आप अनस्किल्ड वीज़ा पे जाते हैं, जैसे आप वेयर हाउस जॉब में जाते हैं या कोई अदर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप रेस्टोरेंट लाइन पे जाते हैं, तो बहुत उसमें ऐसा होता है कि आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है डी कैटेगरी में, तो उसमें आपको अकोमोडेशन के चार्ज वगैरह नहीं पे करने होते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा जो आपका फूड का तो आपको खुद पे करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता आपको एज़ कम्पेयर टू जो आपको स्किल्ड वीज़ा मिलता है। स्किल्ड वीज़ा में आपको अकोमोडेशन नहीं मिलता क्योंकि आपका पे रेट बहुत हाई होता है, तो आपको अकोमोडेशन अपना खुद ही ढूंढना पड़ता है। और मैं आपको बताऊंगा अकोमोडेशन वगैरह चार्जेस क्या रहते हैं इसके। अगर आप वहाँ पर कोई स्टूडियो अपार्टमेंट अगर परचेज करते हैं, रेंट करते हैं, तो आपको जो चार्जेस होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली यू हैव टू पे अराउंड 3000 ज़लोटी, 3000 टू 4000 ज़लोटी, जो एवरेज रेट रहता है। अभी ऐसा हुआ कि यूक्रेन में जैसे वॉर स्टार्ट हुआ है, यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ है, तो जो इमिग्रेंट्स हैं, बहुत लोगों ने असाइलम वीज़ा ले रखे हैं और बहुत लोगों ने ऐसा किया है कि जस्ट गिव मी सेकंड। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, जो वहाँ की गवर्नमेंट ने उन लोगों को एक रिलीफ प्रोवाइड किया है कि जो यूक्रेन वाले लोग हैं वो वहाँ पर वो रिलोकेट हो गए हैं, क्योंकि बॉर्डर काफ़ी नज़दीकी हैं, तो पोलैंड में बहुत लोग रिलोकेट हो गए हैं, रेफ्यूजी वीज़ा में आए, असाइलम वीज़ा में आए, तो वहाँ के जो लोग हैं अब रेंट थोड़े बढ़ गए हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। पहले वहाँ पर तो इमिग्रेशन रेट इतना ज़्यादा नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स आ गए हैं, तो वहाँ पर जो रेट है वो इन्फ्लेशन हो गया है, रेट थोड़ा बढ़ गए हैं। जो स्टूडियो अपार्टमेंट पहले आपको 2500 रुपये का मिल जाता था, 2500 सॉरी INR बोल रहा हूँ, जो 2500 आपको PLN में ज़लोटी में मिल जाता था, अब उसके रेट थोड़ा बढ़ के आपके हो गए 3500-4000 ज़लोटी। अगर आप स्किल्ड वीज़ा पे जाते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3500 ज़लोटी आपको अपना रूम का चार्ज देना पड़ता है। उसके अलावा जो एडिशनल जो आप फैसिलिटीज़ वगैरह लेते हैं उसका आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। जो अगर आप रूम लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 4500 ज़लोटी मंथ का आपको पे करना पड़ता है। और अगर आप स्किल्ड वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी सैलरी होती है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 9000 10,000 ज़लोटीज़ इतना आपको मंथली पेमेंट होता है। और अगर आप अनस्किल्ड वर्क में जा रहे हैं तो जैसे डी कैटेगरी है उसमें आपका अकोमोडेशन फ्री होता है, तो आपको इसका कोई टेंशन नहीं लेना। जो भी जो एवरेज सैलरी चल रही है पोलैंड में जो सैलरी है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3600 ज़लोटी है अनस्किल्ड वर्क में, तो उसमें आपका 1000 ज़लोटी आप मान के चलें कि आपका खर्च हो जाएगा वहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन में, फूड में आपका 1000 से 1500 ज़लोटी आपका खर्च हो जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग जो पैसे आपके बचते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका सेव हो जाएगा। 36 में देख लो तो अगर आप 2000 ज़लोटी भी मंथली अगर आप सेव कर रहे हैं तो मोर देन इनफ है। अगर जैसे 2000 ज़लोटी में आपको बताऊंगा, अगर आपको 3600 ज़लोटी आपकी सैलरी है, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आप पोलैंड में 8 घंटे, जैसे नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स आपके मंडे टू फ्राइडे 8 आवर्स रहते हैं, 8 घंटे के ऊपर आप 4 घंटे की शिफ्ट करते हैं तो उसमें आपको डबल पे होता है। अगर आप 4 घंटे भी एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो इसका मतलब ऐसा होगा कि आपने 2 घंटा, एक दिन में 16 घंटा काम कर लिया है। अगर आप वीकली बेसिस में आपके 40 आवर्स हैं, आप 80, अगर आप 4 घंटे हर दिन ओवर टाइम कर रहे हैं तो आपका अप्रॉक्स जो कैलकुलेशन आएगा 80 आवर्स वीकली हो जाएगा। जो आपकी सैलरी 3600 ज़लोटी है उसको आप दुगना कर लें, आपका जो अमाउंट आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 7000 समथिंग आएगा, 7200 ज़लोटी के आसपास आपका मंथली हो जाएगा। तो उसमें आप देख लें, अगर आप 2000 ज़लोटी भी खर्च कर लेते हैं तो आपका 5000 ज़लोटी की सेविंग हो जाती है। और अगर आप स्किल्ड वीज़ा पे जाते हैं तो स्किल्ड वीज़ा पे ऐसा होता है कि अदर कंपनी भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है। जैसे आप गूगल कंपनी देख सकते हैं, गूगल कंपनी में ऐसा होता है, आप स्किल्ड वीज़ा पे गए हैं तो कंपनी अपने बेनिफिट प्रोवाइड करती है। कंपनी जैसे गूगल है, अदर बिग फर्म्स हैं, ये अपना अकोमोडेशन तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, पर इसमें फूड की फैसिलिटी होती है। जैसे गूगल में 3 टाइम आप कभी भी खा सकते हैं, जिम की फैसिलिटी मिलती है, अदर फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। आप वहाँ पर को खाना खाना आपका पूरा 3 टाइम का होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग मील फैसिलिटीज़ दैन, और इसके अलावा आपको जिम की फैसिलिटी मिलती है। जो अदर फैसिलिटी और भी होती हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सारा कंपनी प्रोवाइड करके देती है। तो इसमें जो स्किल्ड वर्क करते हैं तो उसका थोड़ा एडिशनल बेनिफिट होता है, ये तो हम मानते हैं। अगर आप अनस्किल्ड वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपका जो खर्चा मैंने आपको बता दिया है पर मंथ आपका कितना रहेगा। और इसके अलावा आपका फूडिंग में, अगर आप स्किल्ड वीज़ा पे जाते हैं, रूम का आपको 4000 यूरो 4000 ज़लोटी आपको पे करना पड़ेगा। 4000 ज़लोटी के बाद 2000
1 से 2,000 ज़लोटी आप एक्स्ट्रा मान के चलें, 6,000 ज़लोटी तक आपका खर्च हो जाता है। 5,500 ज़लोटी के अंदर आपका इतना खर्चा हो जाता है। अगर आप रूम शेयर करें तो फिर आपका जो खर्चा है बिल्कुल आधा हो जाएगा। अगर मैं ये जो आपको रेट बता रहा हूँ, जो भी एक्सपेंसेस बता रहा हूँ, अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट में अकेले रहते हैं तभी ये बता रहा हूँ। अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो फिर तो बहुत सस्ता हो जाता है। 4,000 ज़लोटी का अगर आपको रूम आएगा भी तो आपको कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 2,000, 2 लोगों में स्प्लिट हो जाएगा, 2,000 आपके ज़लोटी तक का हो जाएगा वो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शेयरिंग में रहें अगर आप रह सकते हैं तो, क्योंकि आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा होती है उसमें। और स्किल वीज़ा में तो ऐसे चांसेस होते हैं कि अगर कोई कहीं वर्क कर रहा है, उसकी अभी 10,000 ज़लोटी है, तो 30% का तो उनको हाइक मिलता है पर ईयर। तो उनको तो ये प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि ईयरली बेसिस में उनके प्रमोशन होते हैं, तो उनका जो पे रेट है वो चेंज होते रहता है और वो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रहते हैं। लॉन्ग टर्म वर्क परमिट पे होते हैं तो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, उनको ऐसा कोई इशू नहीं रहता है। जो अनस्किल्ड वर्क वीज़ा पे हैं वो लोग भी अपना जॉब चेंज कर सकते हैं अगर उनको कोई बेनिफिट मिलता है तो। वहाँ पे आप 1 साल तक किसी कंपनी में वर्क परमिट में काम करें, अगर उससे पहले आपको कोई और अदर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप चेंज कर सकते हैं, अपना नोटिस पीरियड सर्व करें और जो भी आपका अगर डॉक्यूमेंटेशन होता है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें, उसके बाद आप जॉब रिज़ाइन कर सकते हैं, दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हैं। बट जो प्रॉब्लम है इधर से यूरोप जाने का है, यूरोप में एक बार आप चले जाएँ फिर आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होता है। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लोज ही कर दी है, जो भी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा इसके रिगार्डिंग। थैंक यू गाइस।